देखिए, सचिन सावंत तो झांकी है। अभी फुल फिल्म बाकी है। कांग्रेस के ऐसे कई नेता है जो बहुत नाराज है। कहाँ कांग्रेस एक समय पर अपने आप से महाराष्ट्र में सत्ता में आती थी। कहाँ कांग्रेस 150 सीट लड़ती थी। अब कांग्रेस को कट कट कर 85 सीट से संतुष्ट करना पड़ रहा है। एक आध दो सीट ज़्यादा मिल गई तो ठीक है। रोज उद्धव ठाकरे जी की पार्टी बोलती है हम ही मुख्यमंत्री चेहरा देंगे, हम ही मुख्यमंत्री चेहरा देंगे। तो कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत बुरा हो रहा है पूरे देश में। मतलब वाकई कांग्रेसी बनना आज आसान काम नहीं है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने उनको देखो किस प्रकार से, एक प्रकार से उनको बता दिया उनकी हैसियत क्या है। फिर उत्तर प्रदेश वाले वैसे तो बहुत अच्छा अच्छा बात बोलते हैं अखिलेश जी उनके लिए, पर टिकट एक भी नहीं देते। 9 सीट पे अपने ही सिंबल से लड़वा रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव जी ऐसा कर रहे हैं। लेफ्ट पार्टी जो है वो प्रियंका जी के खिलाफ कैंडिडेट दे दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी के साथ अच्छा नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी को एक तरह से, जो कांग्रेस पार्टी विक्रम बेताल के रूप में बेताल बनकर चढ़ती थी विक्रम के कंधों पर, अब जो विक्रम है इनके साथी वो बेताल को चलने नहीं दे रहे। वो बोल रहे कि आप उतरो हमारे कंधों से। तो मुझे लगता है सचिन सावंत को भी वो सीट नहीं मिल रही है जो उनको चाहिए। और ऐसे कई सारे कांग्रेसी बहुत नाराज चल रहे हैं, पूरे इंडिया अलायंस से भी और एमवीए से भी। हमें उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर मुझे 5 सीट नहीं मिली, मैं जो सीट मांग रहा हूँ वहाँ पे उन्होंने उम्मीदवार दे दिया है। ऐसे में कोई रास्ता नहीं बचता है, हम 25 सीट्स पे कैंडिडेट खड़ा करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनका जो गठबंधन है, इनका जो रिश्ता है, हमने उत्तर प्रदेश में तो एक उसका परिचायक देखा ही है कि बिना पूछे कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट दिए बगैर 9 सीटों पर अपने सिंबल पर लड़वा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी इसका बदला जो है शायद महाराष्ट्र में ले रही है, क्योंकि वो चाहती है कि अखिलेश जी ने जिस प्रकार से उनको बदनाम और बेइज्जत किया है, तो महाराष्ट्र में वो चाहते हैं कि थोड़ा एसपी को उनकी हैसियत दिखाई जाए। और एमवीए जो है, ये महाविकास अघाड़ी नहीं, ये महाविभाजन अघाड़ी है। वहाँ पर सब लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है। कोई मिशन विशन नहीं है, सब अपने अपने एम्बिशन के लिए है। इसीलिए अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के नेता है, अखिलेश यादव द्वारा अधिकृत है, वो, उनका जो चरित्र है, उनकी पार्टी का जो चरित्र है कि थोड़ा धमकी वाले लहजे में ही रहते हैं वो एक राजनीतिक पिस्तौल एमवीए के माथे पर ताने हुए हैं। और वो राजनीतिक पिस्तौल ऐसा तान कर बोल रहे हैं कि 5 सीट दे दो वरना देखो मैं 25 सीट पर लड़ा लूंगा। अब कल तक उनको फ़ोन कॉल आना था, पर मुझे बताया जा रहा है कि अभी अबू आजमी का फ़ोन ब्लॉक कर दिया है। पता नहीं, ये एमवीए के नेता ही बता पाएंगे। पर मुझे बताया गया कि उनका नंबर जो है ब्लॉक करके नंबर डिलीट कर दिया है। ऐसा नहीं है तो फिर उनका फ़ोन वोन तो उठा ही लेना चाहिए। पर ये बहुत विडंबना की बात है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बेइज्जत करती है, महाराष्ट्र में एमवीए वाले मिलकर समाजवादी पार्टी को बेइज्जत करते हैं। किसी को कोई देश या प्रदेश से मतलब नहीं है, अपने अपने सत्ता के सीट से मतलब है। और देखिए ना, ये अबू आजमी जो याकूब मेमन की पैरवी करता है, वो आज उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को दांत दिखा रहे हैं। मतलब वो कह रहा है कि देखो हम 5 सीट नहीं मिलेगी तो 25 मिलेगी। और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जो बड़ा हिंदुत्व का शेर हूँ, हिंदुत्व का शेर हूँ ये बोलती है, अब वो इनके दांत दिखाने पर डर भी रही है। तो ये भी एक अलग कहानी है। देवा जो बीमार हैं वो ड्रामा कर रहे हैं। पॉल्यूशन आसपास के राज्यों से क्रिएट होता है, दिल्ली में भी होता है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के लीडर सॉल्यूशन नहीं बताते हैं, बस ड्रामा करते हैं। जब विंटर एक्शन प्लान बन रहा था तो मैंने लेटर लिखा था, लेकिन कोई सजेशन नहीं आया उनकी तरफ से। नहीं, पोल्यूशन करो आप और सोल्यूशन दे हम, तो हमको सोल्यूशन देना है तो हम फरवरी 2025 से सोल्यूशन लागू कर देंगे ना। हमने तो किया है। हमने तो गुजरात में साबरमती तट को साफ किया। आपने यमुना के तट को क्या कर दिया, यमुना जी को क्या कर दिया? 2025 तक केजरीवाल जी ने बोला था मैं डिप एंड सिप चैलेंज करूंगा। मतलब मैं डिप भी करूंगा, नदी में डुबकी लगाऊंगा और पानी भी पीऊंगा, सिप भी करूंगा। डिप और सिप के बदले स्लिप कर गए। अब वादों से रोज स्लिप करते हैं। और बेचारे सचदेवा जी वहाँ यमुना जी गए, वहाँ पे छठ पूजा से पहले क्या व्यवस्था है वो देखने गए। उन्होंने वहाँ पे माँ यमुना के अंदर थोड़ा सा स्नान और डुबकी वाला काम किया, तो वो बेचारे बीमार पड़ गए, पूरा शरीर उनका जवाब दे गया। तो सोचे कि जो छठ में महिलाएं जाएंगी वहाँ पर, जो हमारे दिल्ली वासी ये पानी इसका सेवन करते हैं, तो क्या होगा उनके साथ। तो वीरेंद्र सचदेवा जी के प्रति सहानुभूति के बदले गोपाल राय मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब वो दिल्ली वासी जो बीमार पड़ते हैं हमारे रोज, ऐसी पानी जहरीला हवा की वजह से, गोपाल राय उनका मजाक उड़ा रहे हैं। गोपाल राय दिल्ली वासियों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखिए, अब दिल्ली को पहले गैस चेंबर बनाया,
बुजुर्गों को और बच्चों को बाहर जाने की परमिशन नहीं मिल रही। डॉक्टर बोल रहे बाहर जाओगे तो फेफड़े काम करना बंद कर देंगे। 350 400 AQI है। बेचारे मीडिया वाले तो पूरा दिन बाहर ही रहते हैं, उनसे क्या होता होगा देखिए। उनकी भी सेहत खराब हो रही है, उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर पानी पानी पे तो यमुना जी पर इतनी मोटी मोटी परत बनी हुई है फोम की, इतनी मोटी मोटी। और ये बोला था केजरीवाल ने कि मैं 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूँ, सब साफ कर दूंगा। साफ पैसा कर दिया साफ। अब वो पानी जो है अगर आप पियोगे तो बीमार ही पड़ोगे। तो मुझे लगता है जहरीली हवा, जहरीला पानी। और अब देखिए, उन्होंने केवल बगल के राज्यों को दोष नहीं दिया, उन्होंने हिंदुओं को भी दोष दिया। उन्होंने दिवाली के फटाकों की वजह से हो रही। अब दिवाली के फटाके अभी तक बजे नहीं है, पर प्रदूषण क्यों है? अब फटाके आएंगे नहीं, फिर भी प्रदूषण रहेगा। पंजाब की पराली को गालियां देते थे, आज पंजाब की पराली का प नहीं निकल पा रहा, क्योंकि सत्ता में वहां पे वो है, पराली जलती जा रही है। और जो दिल्ली के मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का है, डस्ट का है, बाकी अपना और इधर जो बर्निंग होती है उसका है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते कि 10 साल कुछ काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि असली चेहरा आम आदमी पार्टी का आज सामने आ चुका है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए वीरेंद्र सचदेवा से। हमें वक्फ बोर्ड ने एक किसानों की ज़मीन पे अपना दावा किया है, उसके बाद बीजेपी कांग्रेस पे हमलावर है। उन्होंने कहा कि किसानों की ज़मीन हम ऐसे ही वक्फ बोर्ड को दे नहीं देंगे, हम किसानों को इंसाफ दिला कर देंगे। देखिए, अब तो कांग्रेस के कर्नाटका के एक मंत्री MB पाटिल ने स्वीकारा है कि हाँ, ऐसी नोटिसेस गई है कि वो जमीनों को वक्फ बनाने के लिए। और कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में अब इस तरह पर आ चुकी है कि वो किसानों की जमीनें छीन कर वो एक वोट बैंक को देना चाहती है। पहले उन्होंने आरक्षण के साथ यही किया है, कर्नाटका में ही OBC आरक्षण छीन कर जो उन्होंने मुस्लिमों को दे दिया। अब वो चाहते हैं कि देश भर में किसानों की ज़मीन छीन छीन के वक्फ के नाम पर कर दी जाए। और ज़मीन से इनका पुराना रिश्ता है कांग्रेसियों का, या तो मूडा स्कैम में लूटेंगे, या तो खड़गे जी एरोस्पेस स्कैम में लूटेंगे, या तो राहुल जी नेशनल हेल्थ स्कैम में ज़मीन लूटेंगे। और अगर ज़मीन खुद नहीं लूट पाएंगे तो लूटने का अधिकार वक्फ को दे देंगे। अब ये जो नोटिसेस गई है, वो नोटिसेस क्या फेक नोटिसेस है क्या? वो नोटिस गई क्यों? दूसरी बात, जो किसान आकर कह रहे तो किसान क्या झूठे हैं क्या? तीसरी बात, कर्नाटका में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर दी, किसानों के खिलाफ है उनकी सरकार। और चौथी बात, तुष्टिकरण की राजनीति के चलते ये वक्फ के अंदर जो असीमित ताकतें दी 95 और 2013 का कानून, इसका जब संशोधन का भी विषय आया JPC में, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ही विरोध कर रही है। अब समझ में आया कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है। देश के किसान आगाह हो जाए, ये आपकी किसानों की जमीन जो है वक्फ को देने की तैयारी कर रहे हैं। और एक भी जो इनका इकोसिस्टम का किसान नेता है, जैसे योगेंद्र यादव है या राकेश टिकैत जी, मैं उनसे अपील करूंगा कि भाई जाइए वहां पर धरना, कुछ करना पड़ेगा आपको। आप जाइए वहाँ पे, थोड़ा सा मफलर लगा के जाइए योगेंद्र जी। आप जाएंगे वहाँ पे तो किसानों की आवाज़ आप उठाएंगे। ठीक। पाले बयान का समर्थन किया था, उसके बाद बीजेपी अब माफ़ी मंगवाने के लिए कर सकते हैं, वो आतुल है। कह रही है कि नाना पटोले को माफ़ी मांगना चाहिए। संविधान आरक्षण हमें संविधान से मिला है, भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, ना कि कांग्रेस ने। नाना पटोले ने केवल जो गांधी परिवार की ओरिजिनल DNA और लाइन है कि वो दलितों से नफरत करते हैं और आरक्षण के खिलाफ होते हैं, उसको केवल उन्होंने दोहराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा अमेरिका में कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे। और नाना पटोले जी की पार्टी का यही रुख 1961 में था जब नेहरू जी ने ये कहा, 80 to 90 में था जब इंदिरा और राजीव जी ने ये किया मंडल का विरोध। राजीव जी ने बोला बुद्धुओं को आरक्षण मिलता है। 2004 से 14 के बीच UPA की सरकार ने आरक्षण कैसे मुसलमानों को दिया जा सकता है, ये उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने कर्नाटका में भी यही किया। उन्होंने AMU और जामिया में आरक्षण समाप्त किया। अब देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए इसको कि पहले राहुल गांधी विदेश जाके बोलते आरक्षण खत्म होगा, फिर दलित नेतृत्व को खत्म करने के लिए कुमारी शैलजा जी को हरियाणा में कोई मौका नहीं देते, फिर खड़गे जी को दरवाजे के बाहर खड़े कर देते हैं वायनाड में नॉमिनेशन के समय, और अब पूरे दलित समाज को दरवाजे के बाहर खड़ा करना चाहते हैं। खड़गे जी को ही नहीं, पूरे दलित समाज को ये दरवाजे के बाहर खड़ा करके उनके आरक्षण की कुंडी लगाकर बंद कर देना चाहते हैं। तो ये कांग्रेस की असली मानसिकता और फितरत है। और इसीलिए कांग्रेस, देखिए, जब बंगाल में OBC आरक्षण मुस्लिम को दे दिया, कांग्रेस ने एक शब्द बोला? एक शब्द नहीं बोला। उनका तो डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि हमको वोट बैंक को देना है। तो ये अपने वोट बैंक के हिसाब से चल रहे हैं। और नाना पटोले और राहुल गांधी दोनों को आम्बेडकर जी और संविधान और दलित समाज से माफी मांगनी चाहिए। पर कैसे मांगी? उनके परिवार ने तो आम्बेडकर जी को 2 बार चुनाव हराया। अभी तस्वीर के साथ कितनी बेइज्जती की वाल्मीकि जयंती के दिवस पर, आम्बेडकर जी की तस्वीर को पैरों के नीचे रख दिया राहुल गांधी ने। तो ये उनकी असलियत है। ठीक है।
हिंदुओं को एकत्रित होने की ज़रूरत है, एकत्रित रहना चाहिए, और साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी धर्म के लोगों को एकत्रित होना चाहिए। देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मॉरल साइंस में, सिविक्स में हमें पढ़ाया जाता है कि जातियों में मत बंटो, देश एक रहना चाहिए, लोग एक रहने चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, पर आरएसएस बोल दे, मोदी जी बोल दे, या कोई भगवा चोला पहनने वाला हमारा साधु संत या योगी जी जैसा कोई व्यक्ति बोल दे, धार्मिक व्यक्ति बोल दे, तो ये सेकुलरवादी जो लॉबी है वो किस प्रकार से मतलब एक्सप्लोड होने लग जाती है। मतलब कि अगर कोई वोट जिहाद बोले, वो तो सेकुलरिज्म का गाना है उनके लिए। कोई सलमान खुर्शीद की भतीजी बोल जाए कि नहीं नहीं वोटों का जिहाद होना चाहिए, तो सेकुलरिज्म है। कोई हिजबुल्ला और नसरल्ला तक की बात करके बोले कि हिजबुल्ला तक जोड़ देना है सभी लोगों को, तब तो वो सेकुलरिज्म का सूरमा है। और ये बयान अगर कमलनाथ और सिद्धू दे दे कि मुसलमान एक हो जाओ हमें वोट दो, तब वो भी सेकुलर बयान है। और अगर कोई ये बोल दे कि हिंदू, हिंदू मतलब वे ऑफ लाइफ सुप्रीम कोर्ट के आधार से, तो अगर हिंदू एक हो जाओ या भारतीय एक हो जाओ, बटो मत, एक साथ आकर देश के लिए, प्रगति के लिए काम करो, तो ये सांप्रदायिक बयान हो जाता है। इसी से पता चलता है मंशा इंडिया अलायंस की और खास करके कांग्रेस की क्या है कि भारत को बांटो और राज करो। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों की थी, मुगलों की थी, वही कांग्रेस पार्टी आज भी अपना रही है। इसलिए भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, फिर जाति के नाम पर बांट बांट कर। और मुस्लिम समाज में भी तो इतनी सारी जातियां हैं। मुस्लिम समाज में पसमानदा है, बेचारा पसमानदा तो अशरफ के साथ बैठ नहीं सकता, मस्जिद में नहीं जा सकता, कब्रिस्तान में उसको जगह नहीं मिलती। तो उसमें कांग्रेस पार्टी देखिए कभी गलती से नहीं बोलती कि मुस्लिमों की जो जातियां हैं उसके अंदर कुछ न्याय होना चाहिए। वो हिंदुओं को बांटने के लिए तैयार खड़ी रहती है एक पांव से, पर मुसलमानों की जातियों के बारे में या पसमानदा के बारे में एक शब्द कभी कांग्रेस नहीं बोलती। इसी से उनकी मंशा समझ जाइए। तरह कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि कल उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, अगर हिम्मत है तो चुनाव में बीजेपी को के ऊपर आरोप लगाया है। कहा है कि अगर हिम्मत है तो चुनाव में लड़के दिखाओ, 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, हमने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, तुमको 5000 बनवानी चाहिए। देखिए, जब भी चुनाव पास आते हैं तो ये एक पैटर्न है, हमने देखा है कि कहीं कोई स्याही फेंकने का कार्यक्रम, कहीं कोई थप्पड़ का कार्यक्रम, कहीं कोई जान लेने का कार्यक्रम, ये सब जो है ये ऑटोमेटिकली इनका जो है स्क्रिप्टेड एक ड्रामा ये शुरू हो जाता है। और अभी तक नहीं पता चल रहा है जो पिछली बार इनके ऊपर तथाकथित रूप से हमले हुए या उससे पहले जो हमले हुए, उस पर उन्होंने आज तक कोई शिकायत या किसी कोर्ट में जाकर, या पंजाब पुलिस तो उनकी पुलिस है, वहाँ जाकर एफआईआर करवा देते। चलो दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, ये तो सब आपराधिक मामले हैं ना। किसी अपराधी ने इनके ऊपर हमला किया, बेचारे इतने बड़े मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इतनी उनकी ज़िंदगी, हम इतनी उनकी कदर करते हैं कि वो मतलब भारत का नहीं दुनिया के एक महारत्न है। तो भाई अपनी ज़िंदगी के लिए जाके एक एफआईआर तो करवाते कहीं पे। पर एनीवे आजकल क्या हो रहा है कि जहाँ पर केजरीवाल और उनकी कंपनी जा रही है, वहाँ पर दिल्ली वासी अपना पैसों का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है लेकर जाकर बोल रहे केजरीवाल जी आपने झूठ बोला, बिल तो आ रहा है। पानी का बिल ले जाकर बोल रहे देखिए केजरीवाल जी झूठ बोला, साफ पानी कहाँ आ रहा है। या केजरीवाल जी से अपनी अपनी समस्याओं का निदान पाने के लिए दिल्ली वासी उनके पास जाते हैं, बोलते हैं आप तो शीश महल में रह रहे थे, आप तो एकदम प्यूरिफायर लगा कर रह रहे थे, हम लोग प्रदूषण में जिस प्रकार से हमें सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली वासियों को अब केजरीवाल जी खतरा समझने लगे। मतलब कोई दिल्ली वासी अपना बिल लेकर उनके पास जाए तो वो बोल रहे जान से मारने के लिए कोई आ रहा है। तो दिल्ली वासियों देखो केजरीवाल जी आपके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक पूर्व मुख्यमंत्री के पास उनके ही दिए गए वादे पूरे करवाने के लिए जाएंगे तो आप हत्यारे हैं, ये केजरीवाल जी बोलना चाह रहे हैं। मतलब जनता उनके पास जा रही है कि भाई आपने जो वादा किया था, बच्चों की सौगंध खाई थी, वो याद दिलाने जा रहे। तो दिल्ली वासियों पर हत्या का आरोप आज आम आदमी पार्टी लगा रही। मतलब आज आम आदमी पार्टी दिल्ली वासियों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि मैं सत्ता का लिए मुझे चिंता नहीं है, मैं आऊँ या ना आऊँ, अच्छा, लेकिन दिल्ली वासियों का काम नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, 150 दिन तक पहली बार इतिहास में देश का कोई मुख्यमंत्री तिहाड़ से जेल चला रहा था। मैं सत्ता का लालची नहीं हूँ। सौगंध खाई थी कि मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, सत्ता की लालच में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ गए। मैं सत्ता का लालची नहीं हूँ। अन्ना की उंगली पकड़ कर आते थे, अब लालू की साथ बैठ गए, तो मैं सत्ता का लालची नहीं हूँ। 2 कमरों के मकान में रहेंगे, अब शीश महल छोड़े नहीं जा रहा था उनसे इतने दिनों तक, तो मैं सत्ता का लालची नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि अन्ना हजारे जी ने ही एक बार वर्णन करते हुए बोला था कि ये केजरीवाल कितना बदल गया, शराब के खिलाफ लड़ता था, अब शराब माफिया में लिप्त हो गया। मुझे लगता है जब उनके ही गुरु
अन्ना हजारे ने उनके ऊपर इस प्रकार का कमेंट्री किया है, उसके बाद कौन लालची है कौन नहीं है, मुझे लगता है सबको समझ में आता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।